नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 9 जो बात करती है दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन या रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और आज के हमारे वीडियो के जो मेन पॉइंट्स होंगे वो इस प्रकार होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे धारा 9 के आवश्यक तत्व क्या है, बेसिक एलिमेंट्स क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे धारा 9 की डिक्री और अपील। देखिए तो धारा 9 के अंतर्गत जो डिक्री पारित की जाती है वह किस धारा में और अपील किस धारा में होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो लेक्चर में कि धारा 9 की जो डिक्री होती है उसका निष्पादन जो है कैसे कराया जाता है। तो उसके लिए जो है हमें सीपीसी का ऑर्डर 21 पर जाना पड़ेगा, तो सीपीसी का ऑर्डर 21 हम देखेंगे। इसके बाद धारा 9 की संवैधानिकता। मित्रों, एक केस हुआ था सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार AIR 1984। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 9 की संवैधानिकता के बारे में जो है आदेश दिए थे। तो हम जो है आज इन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। मित्रों, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के आवश्यक तत्वों को जानने के लिए हमने जो है इस धारा को टुकड़ों में बांट दिया है। 5 भाग इसके कर दिए हैं जिससे कि इसके आवश्यक तत्वों को हम आसानी से समझ सकें। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। क्या कहता है, जबकि पति या पत्नी ने, ध्यान दीजिएगा मित्रों, पहला आवश्यक तत्व, पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के सहचर्य से, मतलब कि अपनी सोसाइटी से क्या कर दिया है, किसी युक्त प्रति हेतु के बिना प्रत्याहत या विड्रॉ कर लिया हो। यहां पर की प्रत्याहत कर लिया है, विड्रॉल कर लिया, ये एलिमेंट है मित्रों। ध्यान दीजिएगा कि युक्त प्रति हेतु। मित्रों, ये बहुत बड़ी चीज है यहां पर, युक्त प्रति हेतु, क्योंकि विदाउट रीजनेबल ग्राउंड अगर विड्रॉल किया है तभी सेक्शन 9 एप्लीकेबल होगा, तभी सेक्शन 9 में डिक्री पारित की जा सकेगी। इसके बारे में हम देखेंगे आगे। देखते हैं क्या कहता है कि बिना प्रत्याहत विड्रॉल कर लिया हो तब व्यथित पक्षकार में यहां पर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर पति ने पत्नी को जो है अपनी सोसाइटी से, सहचर्य से अलग कर दिया है तो ऐसी कंडीशन में पत्नी यहां पर जो है व्यथित पक्षकार है। और अगर पत्नी ने पति को अलग कर दिया है अपनी सोसाइटी से तो पति यहां पर व्यथित पक्षकार है। दोनों में से कोई भी जो है आवेदन कर सकता है। तो आगे देखते हैं, तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए जिला न्यायालय, ध्यान दिया, जिला न्यायालय पे जब हमने डेफिनेशंस देखी थी तो हमने जिला न्यायालय को इस अधिनियम के लिए क्या माना गया है सब हमने देख लिया था वहां पर। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा जो भी है, एप्लीकेशन द्वारा आवेदन कर सकेगा। और अब यहां तक जो बात थी, तीसरे पॉइंट तक जो मैंने आपको बताई, यह तो आवेदन की स्थितियां थी। अब न्यायालय क्या करेगा देखेंगे। और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों के, ध्यान दीजिएगा मित्रों, एलिमेंट, कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों ना कर लिया जाए। अगर तथ्यों को देखता है न्यायालय और वह इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि ऐसे आधार नहीं है कि उस आवेदन को नामंजूर किया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आवेदन को स्वीकार करेंगे। अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना की डिक्री कर सकेगा। तो यहां पर जो है पति या पत्नी पहला एलिमेंट हो गया कि भाई पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अगर क्या करता है, एक दूसरे को सहचर्य से अलग कर देता है, विड्रॉल कर देता है, लेकिन युक्त प्रति हेतु के बिना, मतलब कि बगैर किसी रीजनेबल ग्राउंड के विड्रॉल कर लिया हो, ऐसी स्थिति में तब व्यथित पक्षकार, ये हमारा चौथा एलिमेंट ले लें हम इसको, व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन के लिए जिला न्यायालय में, ये छठवां ले लीजिए, आप पांचवा ले लीजिए, जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा। और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में, इसको हम जो है छठवां पॉइंट बना ले हमारा एलिमेंट, कथनों की सत्यता के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है
इसको हम लेंगे 7वां पॉइंट, वैध आधार नहीं हो तो क्या करेगा न्यायालय कि आवेदन नामंजूर किया जाए। मतलब किसके लिए वैध आधार नहीं है कि आवेदन को नामंजूर किया जाए। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन डिक्री पारित कर सकेगा। मतलब कि यहां पर हमने इसके इस सेक्शन के 8 मेन एलिमेंट निकाल लिए। अब अगर आप इस 8 एलिमेंट्स को याद कर लेंगे तो इस सेक्शन का कोई भी प्रश्न आ जाए गारंटेड गलती नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। इस धारा में एक स्पष्टीकरण है, ये बोलता है युक्तियुक्त प्रति हेतु साबित करने का भार। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर न्यायालय में एप्लीकेशन आया है कि भाई जो है या तो पति ने या पत्नी ने अपने जो भी पार्टनर है या पक्षकार है उसको सहसर्व से अलग कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में यह भार किस पर होगा कि युक्तियुक्त आधार के बिना, युक्तियुक्त ग्राउंड के बिना वह अलग रह रहा है। तो भार के बारे में कहता है उस व्यक्ति पर होगा जिसने सहचर्य से प्रत्याहरण किया है। ध्यान दीजिएगा, जिसने विड्रॉल किया है उस सोसाइटी से, ऐसी स्थिति में जो है वह साबित करेगा। मतलब अगर एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, ए और बी पति पत्नी हैं, ऐसी स्थिति में अगर ए ने, जो कि इसको हम बोल देते हैं हस्बैंड बोल देते हैं और इसको हम वाइफ बोल देते हैं, तो ऐसी स्थिति मान लीजिए कि हस्बैंड ने पत्नी को निकाल दिया या हस्बैंड ने पत्नी को अलग कर दिया, तो पत्नी ने न्यायालय में क्या लगाया, आवेदन लगाया काय का, धारा 9 का, कि भाई हमको जो है रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स की डिग्री दी जाए। तो ऐसी स्थिति में यह साबित करने का भार वाइफ पर नहीं है कि वो साबित करे कि पति युक्तियुक्त कारण के बिना या जो कारण से अलग रहे। यहां पर यह साबित करने का भार हस्बैंड पर होगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि जो रिस्पोंडेंट पार्टी है या हम कह सकते हैं द्वितीय पक्षकार है, उस पर साबित करने का भार है कि वो साबित करे कि वह क्यों जो है अपनी पत्नी के साथ या अपने पार्टनर के साथ नहीं रह रहा है। और अगर न्यायालय ये पाता है कि वह युक्तियुक्त कारण के बिना अलग रह रहा है, तो न्यायालय जो है क्या कर सकेगा, डिक्री कर सकेगा। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय डिक्री कर देता है। काय की डिक्री करेगा, न्यायालय जो है दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए डिक्री जारी कर देगा। अब मित्रों इसके बाद हम देखेंगे कि भाई जो डिक्री न्यायालय करता है तो किस सेक्शन में ऑर्डर में जो है डिक्री बनती है, और उसके बाद उस डिक्री की अपील अगर करनी है तो अपील जो है किस सेक्शन में की जाएगी, देखते हैं। तो धारा 9 की जो डिक्री बनती है वह अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए बनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, धारा 9 में कितना, केवल इतना सा उल्लेख है कि डिक्री प्रदान की जाएगी, लेकिन डिक्री संबंधित नियम जो है वह धारा 23 में उल्लेखित है। वास्तव में देखा जाए तो धारा 23 में जो डिक्री के संबंध में नियम उपबंधित है वह हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जितने भी आदेश, जितनी भी डिक्रियां पारित की जाती हैं उन सब पर एप्लीकेबल होते हैं। तो मित्रों धारा 23 के अंतर्गत धारा 9 की जो डिक्री बनेगी उसके लिए भी नियम प्रावधानित है। तो धारा 9 को जो है धारा 23 के साथ पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं मित्रों, जब डिक्री न्यायालय ने बना दी तो इसकी अपील जो है कहां होगी, तो इसके संबंध में प्रावधान जो है धारा 28 में 28 में। याद करने के लिए सिंपल सी बात बना लें कि देखिए धारा 23 को आप याद कर लिया कि 9 की डिग्री इसमें बनेगी, अपील 28 में, तो इसको ऐसे कर दीजिए 3 को 8 बना दीजिए तो 28। इस तरह से याद करने के लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि किसमें होगी। अब देखते हैं क्या कहता है धारा 28 के मेन एलिमेंट में आपको बता रहा हूं केवल, जो कि क्वेश्चन बनाते हैं। डिक्रियों और आदेशों की अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा, उस न्यायालय मतलब जिसने डिक्री पारित की है, न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चय की अपीलें सामान्यता होती हैं। मतलब कि मोटी बात आप समझे कि जिस सिविल न्यायालय ने अपील डिक्री पारित की है उसकी जिस सिविल न्यायालय में या जिस न्यायालय में सामान्यता अपील होती है उसमें जो है इस डिक्री के आदेश की अपील होगी। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई अब तो फैमिली कोर्ट्स हैं, तो फैमिली कोर्ट एक्ट के अंतर्गत जो है सिंपल सी बात है कि इसकी अपील जो है हाई कोर्ट में होती है, क्योंकि फैमिली कोर्ट में जो जजेस बैठते हैं, जो प्रिंसिपल जज बैठते हैं, वो सब सेशन जज लेवल के लोग हैं। तो सेशन जज के ऑर्डर की अपील जो है या जिला न्यायालय के ऑर्डर की अपील जो है हाई कोर्ट में होती है।
तो अगर हम बोले फैमिली कोर्ट के ऑर्डर की अपील कहाँ होगी, तो हाई कोर्ट में होगी। लेकिन अगर जिस क्षेत्र में फैमिली कोर्ट नहीं है वहां पर सिविल न्यायालय, जिला सिविल न्यायालय काम कर रहा होगा, तो उसकी अपील कहाँ होगी, उस न्यायालय में होगी जिसमें उसकी सामान्यता उस डिग्री की अपील या उस न्यायालय की ऑर्डर की अपील होती है। अब बात करते हैं खर्चों के। एक इंपॉर्टेंट बात ये कहता है, केवल खर्चों के विषय के बारे में अपील इस धारा में नहीं की जाएगी। मतलब केवल कॉस्ट और खर्चों के लिए अपील एक्सेप्टेबल नहीं है। खर्चों के साथ कुछ ना कुछ एक मटेरियल फैक्ट होना चाहिए या फिर कोई जो है मटेरियल बिंदु होना चाहिए जिसके लिए अपील हो सकती है। केवल खर्चों पे कोई अपील स्वीकार नहीं की जाती है इस धारा 28 के अंतर्गत। इसके बाद कहता है, अपील डिक्री या आदेश की तारीख से 90 दिन की कालावधि के अंदर की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ध्यान दीजिएगा मित्रों, आईएमपी है ये। अपील कितने दिन के भीतर होगी, जिस दिन आदेश या डिक्री पारित की गई है उसके 90 दिन के भीतर अपील करना जरूरी है। अब यहां पर हम आपको बता दें, क्योंकि ये लिमिटेशन की बात करता है तो लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजन भी लागू होंगे कि अगर 90 दिन के भीतर नहीं फाइल कर पाया, कोई उचित कारण है, कोई रीजनेबल ग्राउंड है कि भाई इस कारण से नहीं फाइल कर पाया, तो लिमिटेशन एक्ट जो है यहां पर काम करेगा। तो इस तरह से जो है ये दो धाराएं अब बताती हैं डिग्री के बारे में और उस डिग्री की अपील के बारे में धारा 9 के संदर्भ में। चलिए मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि जो डिग्री पारित कर दी गई इसका एग्जीक्यूशन जो कराना है, तो एग्जीक्यूशन किस किस प्रोविजंस के तहत करवाया जाएगा। मित्रों, दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना के लिए धारा 23 के अंतर्गत 23 के नियमों का पालन करते हुए डिग्री पारित कर दी गई है और इसी के साथ साथ धारा 28 का भी पालन हो चुका है। मतलब धारा 28 के अंतर्गत अपील भी सब हो गई है। अब इसके बाद जो है डिक्री का निष्पादन करेंगे। देखिए मित्रों, डिक्री के निष्पादन के संबंध में प्रावधान जो है सीपीसी की आदेश 21 के नियम 32 और 33 में दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, डिक्री पारित होने के बाद अगर निर्णित जो है जिसके अगेंस्ट डिक्री पारित की गई है, अगर वो डिक्री का पालन कर लेता है, दाम्पत्य अधिकारों के लिए जो आदेश दिया गया है उसका पालन कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो पालन नहीं करता है तो न्यायालय जो है सीपीसी के ऑर्डर 21 के नियम 32 और 33 के तहत जो है डिग्री का एग्जीक्यूशन कराता है। क्या करेगा मित्रों, देखते हैं। तो मित्रों, धारा ऑर्डर 21 के रूल 32 में यह कहा गया है कि मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं मेन एलिमेंट बता रहा हूं इन नियमों के। बेसिक अगर पूरा नियम देखें तो बहुत विस्तृत है, लेकिन मेन एलिमेंट यही है। देखते मित्रों क्या कहता है रूल 32। रूल 32 के अंतर्गत कहा गया है, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए डिक्री की दशा में उसकी से तात्पर्य ऋणित ऋणी की संपत्ति की कुर्की के द्वारा निष्पादन कराया जाएगा। मतलब कि उस व्यक्ति की जिसके खिलाफ जो है कह सकते हैं दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना के लिए डिक्री पारित की गई है, उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। और संपत्ति की कुर्की होने के बाद जहां संपत्ति की कुर्की 6 माह के लिए प्रवृत्त रह चुकी है, मतलब कि कुर्की से 6 माह बीत गए हैं, वहां डिक्रीदार मतलब जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है, डिक्रीदार के आवेदन पर संपत्ति का विक्रय किया जा सकेगा। मतलब न्यायालय के पास अपनी डिग्री का एग्जीक्यूशन, अपनी डिग्री का पालन कराने के लिए यहां पर उपचार दिया गया है कि इस तरह से करा सकती है और ऑर्डर 21 रूल 32 के तहत। अब इसके बाद रूल 33 भी ये कहता है कि दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापन की डिग्री का निष्पादन करने में न्यायालय का विवेक अधिकार। यहां पर न्यायालय को विवेक अधिकार दिया है कि डिग्री पारित करने के बाद वह एक टाइम पीरियड फिक्स कर सकता है कि इतने समय के भीतर जो है आप डिग्री का निष्पादन करा लीजिए। उसके लिए अगर कोई धनराशि निर्धारित की गई कि अगर डिग्री का निष्पादन नहीं करते हैं तो आपको इतनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी, तो उस धनराशि के लिए टाइम पीरियड डिसाइड कर सकता है। इसी के साथ साथ उस धनराशि को अलग अलग इंस्टॉलमेंट में भी न्यायालय प्रदान करने के लिए या अदा करने के लिए टाइम फिक्स कर सकता है। तो यहाँ पर जो है रूल 33 के अंतर्गत न्यायालय का विवेक अधिकार दिया हुआ है और रूल 33 के अंतर्गत न्यायालय का विवेकाधिकार दिया गया है और रूल 32 के अंतर्गत जो है न्यायालय को अधिकार है कि उसकी संपत्ति की कुर्की कर
उसका विक्रय करा सकता है अगर कुर्की 6 माह तक प्रवृत्त रहे। मित्रों, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 की संवैधानिकता या असंवैधानिकता से संबंधित 3 प्रमुख वाद है जिसका हमें अध्ययन करना होता है। मित्रों चलिए देखते हैं। मित्रों सबसे पहला केस है टी सारथी वर्सेस वेंकट सुबैया AIR 1983। मित्रों ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा डिसाइडेड किया हुआ केस है। इस केस में माननीय उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन का उपचार एक असभ्य और क्रूर, यहां पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, उच्च न्यायालय ने क्या कहा, आंध्र प्रदेश की धारा 9 जो है असभ्य और क्रूर उपचार है जो संविधान के आर्टिकल 21 में प्रत्याभूत एकांतता और मानव मर्यादा का उल्लंघन करता है। और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 पर अतिक्रमणकारी होने के कारण असंवैधानिक और क्रूर है। मतलब कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 1983 में यह कह दिया कि आर्टिकल सेक्शन 9 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, यह एकांतता के अधिकार को जो है कम करता है, या कह सकते हैं एकांतता के अधिकार का उल्लंघन करता है, मानव मर्यादा का उल्लंघन करता है, असभ्य और क्रूर है। इसीलिए जो है इसे जो है असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया गया। लेकिन मित्रों इसके बाद एक केस हुआ श्रीमती हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह का केस। ध्यान दीजिएगा मित्रों, श्रीमती हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह AIR 1984। ये मित्रों दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिसाइड किया था। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ऊपर वाला केस जो है टी सारथी का केस आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने डिसाइड किया, और इसके बाद जो है श्रीमती हरविंदर का केस जो है दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिसाइड किया। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज करते हुए यह कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि धारा 9 संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि प्रतिस्थापन आज्ञप्ति का उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा मित्रों, उद्देश्य की बात की उन्होंने, उद्देश्य अलग हुए पक्षकारों के बीच समागम या तालमेल लाना है जिससे वे वैवाहिक घर में साथ साथ रह सकें। मतलब कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि सेक्शन 9 का जो मेन मोटिव है, जो उसका उद्देश्य है, वह जो है असंवैधानिक नहीं है। उसके अनुसार जो है किसी की एकांतता भंग नहीं होती है, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य है कि अगर कोई परिवार टूट रहा है तो उसके सदस्य जो है, जो या कह सकते हैं कि पक्षकार जो है, उनको साथ में लाने का एक प्रयास किया जाता है। इसी के उद्देश्य से जो है सेक्शन 9 जो है यहाँ पर स्थापित की गई है, और वह आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है, यह दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। अब मित्रों इन दो केसों में कंट्रोवर्सी जजमेंट आया, तो इसके बाद जो है एक केस जो है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। ध्यान दीजिएगा मित्रों, MP ADJ के एग्जाम में कई बार ये केस पूछा गया है। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को डिसाइड करते हुए यह कहा कि ये जो सेक्शन 9 है यह संवैधानिक है, पूर्ण रूप से संवैधानिक है, क्योंकि धारा 9 का जो मेन उद्देश्य है वह परिवारों को तोड़ने से रोकना है या परिवारों को टूटने से बचाना है, जो कि समाज के लिए अति आवश्यक है। तो इस प्रकार कहते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो सेक्शन 9 है यह आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है, अतिक्रमणकारी नहीं है, तथा ये जो धारा है धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट, यह पूर्णतः वैध है और पूर्णतः संवैधानिक है। इस प्रकार मित्रों इस केस में जो है धारा 9 को संवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो मित्रों इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है सेक्शन 9 से रिलेटेड जितने भी क्लॉजेस थे, सेक्शन 9 से रिलेटेड उसके जितने भी हम कह सकते हैं केस लॉस थे, इन सब पर आज चर्चा करी। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के जो बेहतरीन वीडियो जो है हम जब भी पोस्ट करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ मित्रों ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।